नमस्कार, मैं धीरज एक बार फिर से आप सब विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का सेशन शुरू करने से पहले दो पंक्तियाँ कि जब नाव जल में छोड़ दी, जब नाव जल में छोड़ दी तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को तो धार क्या मझधार क्या। कहने का तात्पर्य है कि यदि आपने किसी कार्य को ठान ही लिया तो उससे पीछे क्यों हटना। इसी क्रम में आज हम हिंदी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें उन सभी विद्यार्थियों को बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है जो यूपी पुलिस और यूपीएसआई या लेखपाल के एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हिंदी एक भाषा है और भाषा को अगर आप समझना चाहते हैं तो भावनात्मक रूप से समझेंगे तो शायद आप भली भांति उसे समझ सकते हैं। तो हिंदी एक भाषा है और सबसे पहले आपसे छोटा सा सवाल है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। शायद आपको यही नहीं पता होगा कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है और हिंदी बहुत विस्तृत है और हर एग्जाम में हर एग्जाम का अलग अलग साइकिल है। तो लेखपाल, यूपीएसआई और यूपीपी के बेस पर जो हिंदी आपके पेपर में पूछा जाएगा उसके सारे सिलेबस को आप गूगल पे या यूट्यूब पे कई टीचर बताए हैं, उनको आप वहाँ से कॉपी करिए। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि हिंदी के प्रमुख 3 भाग हैं। हिंदी को 3 पार्ट में पढ़ा जाता है। हिंदी काव्य, हिंदी काव्य के अंदर आप क्या पढ़ते हैं? छंद, रस, अलंकार, काव्य के गुण पढ़ते हैं। ये 4 चैप्टर सिलेबस मैं इसी यूट्यूब चैनल में लिंक में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। इसके अंतर्गत 4 चैप्टर, छंद, रस, अलंकार और काव्य के गुण। इसके अंदर भी बहुत सारे चैप्टर हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास है। व्याकरण हिंदी का सबसे बड़ा सिलेबस होता है और व्याकरण को अच्छे से समझना तभी आप जाके काव्य समझ पाएंगे। क्यों, ऐसा हम आपको बता दें। पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था कि साहित्यकार ज़्यादा होते थे, साहित्यिक चीज़ें ज़्यादा लिखते थे, लेकिन धीरे धीरे आपको पता होगा कि पहले हम मूवी देखते थे, मूवी के बाद हम सीधे क्लिप पर आए, क्लिप के बाद शॉर्ट वीडियो देखते हैं। तो शॉर्ट वीडियो में जितना लोगों को व्यूज जाते हैं, जितना लोग देखते हैं, उतना विस्तृत वीडियो को क्यों नहीं देखते? क्योंकि लोगों को कम समय में ज़्यादा आनंद चाहिए। तो जब पहले साहित्य बनाया गया तो लोगों को किसी बात को समझने के लिए 10 पेज 15 पेज एक बड़ा पैराग्राफ पढ़ना पड़ता था, तब उससे उनको आनंद मिलता था। और ये जो आनंद है ये बहुत लंबे समय में मिलता था। तो धीरे धीरे साहित्यकारों ने कुछ कविताएं लिखना शुरू कर दिया कि उनके अंतर्गत ये जो बड़ी स्टोरी है, इस स्टोरी को पढ़ के काफ़ी देर बाद जो चीज़ें समझेंगे या जो आनंद मिलेगा या जो उन्हें भाव मिलेगा, उसको हम कविता के माध्यम से 2-4 लाइनों में प्रस्तुत कर देंगे। इनको पूरा आनंद मिलेगा जो उस पैराग्राफ को पढ़ के मिलेगा। तब काव्य आया। ठीक है, इस पर हम किसी दिन डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन हिंदी का जो व्याकरण है ये बहुत विस्तृत है, इसको आपको पूरा अच्छे तरीके से समझना चाहिए। और इसमें हम सबसे पहले ये चैप्टर शुरू करते हैं, ध्वनि, अक्षर, वर्ण और वर्णमाला और शब्द फिर वाक्य। ये पहला चैप्टर है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाई, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है और इस फारसी भाषा के शब्द यानी हिंदी में हमने 3 विभागों को बनाया: हिंदी काव्य, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर है ध्वनि, अक्षर, वर्ण, वर्णमाला, शब्द और वाक्य। अभी मैं बताऊंगा आपसे कि वर्ण कहाँ से आए। अब आपसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि वर्ण कहाँ से आए, तो आप कहेंगे महर्षि पाणिनि ने इनको लाया। ये गलत है। भगवान शंकर की डमरू से ये सारे स्वर उत्पन्न हुए और उनको महर्षि पाणिनि ने कलेक्ट किया। कलेक्ट करके यानी समूह बना दिया, जिसे वर्णमाला कहते हैं। भैया आप आगे डिटेल में इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले हिंदी फारसी भाषा का शब्द है और इस फारसी भाषा के शब्द में ये जो व्याकरण शब्द है इसका क्या अर्थ है। तो व्याकरण का सबसे पहले हम लोग अर्थ समझते हैं। व्याकरण, तो अगर व्याकरण का हम विच्छेद करें तो व्याकरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, वि धन आकरण। विधन आकरण।
वी का मतलब होता है व्यवस्थित, वी का मतलब होता है व्यवस्थित, और आकरण का मतलब होता है आकार। यानी संस्कृत के एक बहुत ही महाभाष्य प्रणेता महर्षि पतंजलि ने व्याकरण को परिभाषित किया कि व्याकरण भाषा का वह रूप है, व्याकरण भाषा का वह अंग है जो विवेचना करके, वर्णों की विवेचना करके उन्हें शब्द का रूप प्रदान करता है, जिसका अर्थ है व्यवस्थित आकार प्रदान करना। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? व्यवस्थित आकार प्रदान करना। व्याकरण की परिभाषा किसने दिया? महर्षि पतंजलि ने। महर्षि पतंजलि ने व्याकरण की परिभाषा दी। और व्याकरण में हम बहुत बड़े सिलेबस को पढ़ेंगे, व्याकरण अच्छे से समझ में आ जाएगा, तब हमें काव्य, हिंदी साहित्य, सारी चीज़ें समझ में आएगी। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ध्वनि क्या है, क्योंकि ध्वनि से ही शुरू करते हैं हम लोग। अगर हम लोग ध्वनि की बात करें तो प्रश्न, पहला ही प्रश्न यूपीएसआई 2014 में पूछा हुआ, अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई है। अभिव्यक्ति माने क्या होता है? भावनाओं को प्रकट करना। अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई होती है, क्या होती है? ध्वनि। यानी ध्वनि का शाब्दिक अर्थ है आवाज। यानी आवाज क्या है? आप अपने अंदर की भावनाओं को प्रकट करने के लिए जिसकी सहायता लेते हैं वो ध्वनि है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ध्वनि क्या है। तो ध्वनि का अर्थ ये समझ में आया कि ध्वनि अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई है, और ये सारे जीवों के अंदर होती है। जो भी लिविंग हैं उनके अंदर ये गुण होता है कि वो ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन हम सब ध्वनि नहीं, अक्षर, वर्ण, वर्णमाला, शब्द और वाक्य यहाँ तक पहुँच गए। जैसे हम सब जब इस पृथ्वी पे आए तो मानव, बंदर, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ये सब समान वर्ग के थे। लेकिन समान वर्ग के होने के साथ साथ इन जीवों के अंदर, अन्य जीवों के अंदर जो भाषा का क्रम है वो ध्वनि तक ही सीमित रह गया। लेकिन हम चेतना युक्त प्राणी अपने भाषा के क्रम को निरंतर बढ़ाते बढ़ाते वाक्य या वाक्यांश या वाक्य के अंदर ही कई भाषाओं को हमने पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम समझा रहे हैं। कुछ वर्षों पहले वैज्ञानिकों ने, जैसे ध्यान से समझना, आप जीवों के अंदर, जीवों की ध्वनि से ही जीव अपना वाक्य समझते हैं, अपना शब्द समझते हैं, वाक्यांश समझते हैं। उन ध्वनि से ही अलग अलग उनके अंदर भाषाएं होती हैं। लेकिन वो भाषा क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि उनके भाषा का जो क्रम है, उनके भाषा का जो विकास है वो ध्वनि तक ही सीमित रह गया। अक्षर, वर्ण, वर्णमाला, शब्द, वाक्य, वाक्यमांश तक गया ही नहीं। क्यों? तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि किसी जंगल में जो बंदर थे उनकी आवाज को टेप कर लिया। आवाज को कलेक्ट करने के बाद, आवाज जब उन्होंने कलेक्ट किया तो आवाज को कलेक्ट करने के बाद उसे उसी जंगल में, बंदर की वो आवाज थी, बंदर की आवाज को जब उन्होंने कलेक्ट किया तो जब जंगल में शेर आता था तो बंदर ऐसी आवाज निकालते थे कि शेर आया। वो आवाज नहीं, ध्वनि निकालते थे, और ऐसी ध्वनि निकालते थे कि उस ध्वनि को सुनते ही सारे बंदर पेड़ पर चढ़ जाते थे। और जैसे ही शेर वहां से जाता था तो बंदर कुछ ऐसी आवाज निकालते थे कि शेर गया, और सारे बंदर नीचे आ जाते थे। अब इस ध्वनि को जब वैज्ञानिकों ने सुना तो उन्होंने समझा कि इनके अंदर भी क्या वाक्य होता है, इनके अंदर भी शब्द होता है, इनके अंदर भी भाषाएं होती हैं। तो उस आवाज को अगर शब्द और भाषा होती तो अलग अलग तरीके से उनको समझा जा सकता था, क्योंकि वो अच्छा ध्वनि के बाद उनका विकास ही नहीं हुआ। तो उस ध्वनि को वैज्ञानिकों ने टेप किया, और शेर आया या नहीं आया, शेर उस मान लीजिए जंगल में नहीं था, तो उस टेप रिकॉर्ड से बेहतरीन म्यूजिक से उस ध्वनि को बजाया गया, और उस ध्वनि को सुनते ही सारे बंदर, उस ध्वनि को सुनते ही सारे बंदर उस वृक्ष पर पुनः चढ़ गए। और जब उस टेप रिकॉर्ड से ऐसी ध्वनि बजाई गई कि शेर गया, जब ऐसा बंदर ध्वनि निकालते थे और उस ध्वनि को बजाते ही सारे बंदर नीचे आ गए। तो इससे शिक्षा मिलती है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि अन्य जीवों के अंदर भाषा का जो विकास है वो ध्वनि तक सीमित रह गया। अक्षर, वर्ण, वर्णमाला, बोध, शब्द, वाक्य, वाक्यांश, वाक्यांश के अंदर भी कई भाषाएं
यहाँ तक उनका विकास नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि महर्षि पतंजलि ने व्याकरण शब्द को परिभाषित किया। व्याकरण क्या है? शब्दों की विवेचना करके या वाक्यों की विवेचना करके, वर्णों की विवेचना करके उन्हें व्यवस्थित रूप प्रदान करना व्याकरण है। यूपीएससी 2014 में ये प्रश्न पूछा गया कि अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई है, तो अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई मेरे प्यारे भाई क्या है? अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई ध्वनि है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अक्षर। अक्षर क्या है? दूसरा जो यहां से आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अक्षर क्या है? अक्षर क्या है? अक्षर के बारे में हम अगर आपको बताएं तो अब आपसे छोटा सा प्रश्न पूछ रहे हैं, अक्षर का ही विलोम बताइए, क्या आप कहेंगे? अनाक्षर गलत, अक्षर गलत, नाक्षर गलत। तो अक्षर का मतलब क्या है? अक्षर की परिभाषा है ना क्षरति इति अक्षर। क्षरति माने क्षय होना, क्षय माने नष्ट होना। तो ना क्षरति इति अक्षर, जो नष्ट ना हो वो अक्षर है। तो अक्षर की परिभाषा क्या बनी? जिनका स्वयं का अस्तित्व है वे सभी अक्षर हैं। जो नष्ट ना हो, जो किसी से बनाए ना जाएं, स्वतंत्र हों, वे अक्षर हैं। तो अक्षर का विलोम जो नष्ट ना हो, और जो नष्ट हो जाए उसे भंगुर कहते हैं। तो अक्षर का विलोम भंगुर होता है। तो अक्षर की परिभाषा क्या बनी? ना क्षरति इति अक्षर, जो नष्ट ना हो, जिनका स्वयं का अस्तित्व हो, वो अक्षर है। और एक प्रश्न पूछा जाएगा कि अक्षर जो है वर्ण के अंदर आते हैं, लेकिन सभी वर्ण अक्षर के अंदर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वर्ण अन्य भाषा, जैसे जैसे भाषा का विकास होता है वर्ण बदलते भी हैं। जैसे कुछ समय पहले वैदिक व्यंजन लुंठितरा वेदों के अंदर उपयोग किया जाता था, हिंदी भाषा के अंदर भी था, लेकिन धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ, लुंठितरा को हटा के रा लाया गया। तो वर्णमाला अक्षर के अंदर नहीं आएगा, लेकिन अक्षर वर्णमाला के अंदर आएगा। अक्षर क्या है? अक्षर ना क्षरति इति अक्षर, जो नष्ट ना हो वो क्या है? अक्षर। इसके बाद हम लोग चलते हैं वर्णमाला पर या वर्ण पर चलते हैं। वर्ण, वर्ण क्या है? ये हो गया। अब वर्ण पे आते हैं। वर्ण क्या है? तो वर्ण माने होता है रंग, लेकिन हिंदी में वर्ण का मतलब क्या है? देखो, वर्ण की परिभाषा हम बता रहे हैं, अच्छे वो डिटेल में पढ़िए, सारी चीजें समझ में आएंगी। वर्ण क्या है? मुख से निकलने वाली सभी सार्थक ध्वनि को, जिसका अर्थ निकले, मुख से निकलने वाली सभी सार्थक ध्वनि को हम लोग वर्ण बोलते हैं। और वर्ण का क्लासिफिकेशन कई तरीके से किया गया है। वायु संवेग के आधार पर, तारत्व के आधार पर, प्रकंपन के आधार पर, जीवा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, कई तरीके के वर्ण हैं। लेकिन जो वर्ण है, वर्ण का शाब्दिक अर्थ है रंग। और वर्ण क्या है? मुख से निकलने वाली, मुंह से निकलने वाली सार्थक ध्वनि, सार्थक ध्वनि को हम लोग बोलते हैं वर्ण। मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ण। यहां तक आप कॉपी करिए, थोड़ा सा इंक इसमें डालें। तो मुख से निकलने वाली सभी सार्थक ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण। अब वर्ण का भी क्लासिफिकेशन किया गया। वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या है? जिनका स्वयं का अस्तित्व हो, जो स्वतंत्र हो, वो स्वर वर्ण है। इसमें स्वर वर्णों में जो संस्कृत के कुल स्वर वर्ण हैं वो 13 हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कोई पूछे हिंदी के अंदर कितने स्वर हैं, तो हिंदी के अंदर जो स्वर वर्ण हैं वो 11 हैं, लेकिन कुल स्वर वर्ण हैं 13, अंग और आहा को। तो फिर से याद रखिएगा, हिंदी में जो स्वर वर्णों की संख्या है वो 11 है और कुल स्वर वर्णों की संख्या 13 है। ये दो स्वर वर्ण ये संस्कृत के अंदर भी काउंट होते हैं। अब इनके बारे में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? इन दो स्वर वर्ण अंग और आहा को, अंग और आहा को किस विद्वान ने, ध्यान से सुनिए प्रश्न पूछ रहे हैं, अंग और आहा को किस विद्वान ने आयोग या वाह की संज्ञा दी? अयोग वाह की संज्ञा दी।
अयोगवा की संज्ञा दी। अयोगवा माने ले जाने वाला। तो अंग और आह को किस विद्वान ने अयोगवा की संज्ञा दी? तो इनका नाम था डॉक्टर किशोरीदास वाजपेयी। डॉक्टर किशोरीदास वाजपेयी ने अंग और आह को अयोगवा की संज्ञा दी। यहां से फिर एक प्रश्न हम आपसे पूछ ले रहे हैं, किस विद्वान ने अंग और आह को नपुंसक वर्ण कहा? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इसी अंग और आह को बोला नपुंसक वर्ण। किसने कहा? धीरेन्द्र वर्मा ने। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कहा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने क्या कहा भाई कि अंग और आह नपुंसक वर्ण है, और अंग और आह को अयोगवा किसने कहा? डॉक्टर किशोरीदास वाजपेयी ने। और हिंदी स्वर वर्णों के अंदर 11 स्वर वर्ण और कुल स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 13। व्यंजन क्या है? व्यंजन का शाब्दिक अर्थ है, व्यंजन का मतलब क्या है? जो स्वर वर्णों की सहायता से बनाए जाए। इन व्यंजन के भी कई प्रकार हैं, अच्छे से समझना बात को। व्यंजन के भी कई प्रकार हैं। अगर हम व्यंजन का क्लासिफिकेशन करें तो आपको समझ में आना चाहिए कि व्यंजन जो है, मूल व्यंजन 33 है। इन्हें मूल व्यंजन कहते हैं। प्रश्न कई तरीके से पूछेगा। मूल व्यंजनों की संख्या 33 और कुल व्यंजनों की संख्या 39 व्यंजन, ये कुल व्यंजन है। अब इनके कितने रूप हैं? तो पहला है स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या होती है 25। अभी बताएंगे कौन कौन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। दूसरा ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो आप सब कहेंगे इनकी संख्या 4। इसके बाद इसमें आता है अंत्यस्थ व्यंजन, इनकी संख्या है 4। अभी आपको बताने वाले। तो मूल व्यंजन कितने हो गए? 25, 4 29 और 4 33। ये मूल व्यंजन है। और 6 व्यंजन एक्स्ट्रा कहाँ से आते हैं? तो ये 6 व्यंजन हैं। ये 6 व्यंजन में एक संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन जो कितने होते हैं? 4। और एक है द्विगुण व्यंजन, इनकी संख्या है 2। हम धीरे धीरे आपको परिभाषा के माध्यम से सारी चीजें समझा रहे हैं। स्पर्श व्यंजन क्या है? ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण के लिए हम लोग जीवा, ओंठ, दांत, मुख के अंदर के किसी भी पार्ट का उपयोग हम करते हैं, उसे हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या 25 है। देखिए कैसे: क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये इन्हें 25 स्पर्श व्यंजन है। और ये जो व्यंजन है वो नासिक व्यंजन है। इनको नाक की सहायता बोलते हैं। अंग, इया, ड़, न, म। अभी आगे पढ़ेंगे सघोष, अघोष। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि काकल्य वर्ण क्या है, वर्तुल क्या है, अवर्तुल क्या है। सभी चीज़ों को डिटेल में बताएंगे। बट स्पर्श व्यंजन क्या है? 25। क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, अड़, प, फ, ब, म, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये 25 हैं स्पर्श। 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। ध्यान से समझना बात को। 4 ऊष्म व्यंजन, स, ह। इनका मतलब क्या है? जिनका उच्चारण करते समय ऊष्मा उत्पन्न हो उन्हें हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। और बहुत सारे प्रश्न हैं कि ऊष्म व्यंजन का सही सा, जो आपके 3 हैं, सीटी वाला, सरौता वाला और खटकोड़ वाला सा, ये तीनों सा में सही क्रम बताइए। ऑप्शन दे रहे हैं, आप बताइए। स, ऑप्शन नंबर बी स, ऑप्शन नंबर सी स, ऑप्शन नंबर डी स, बताइए निम्न में कौन सा सही? चूंकि शब्द रचना में सबसे पहले सही ये है, सारी सीटे वाला सा को हम पहले प्राथमिकता देंगे, सरौता वाले को बाद में, खटखुड़ वाले को बाद में, उसके बाद में।
तो ये जो ऊष्म व्यंजन है इनकी संख्या है 4। यानी ऊष्म व्यंजन हम किसे कह सकते हैं? जिनके उच्चारण करते समय क्या हो, ऊष्मा उत्पन्न हो या दांत के बगल से आवाज या ध्वनि तेजी से निकले, उन्हें ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। इसके बाद अंत्यस्थ व्यंजन पे आ जाइए। अंत्यस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन? अंत्यस्थ व्यंजन 4 होते हैं। पहले इसकी परिभाषा बता दें। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि अंदर की ओर या वायु अंदर की ओर जाती है, उन्हें हम अंत्यस्थ व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या 4 है, या, र, ल, व। चेक कर लीजिएगा इनके उच्चारण में, या, र, ल, व। इसमें क्या हो रहा है? ये वर्ण का उच्चारण करते समय वायु अंदर की ओर जा रही है, इन्हें हम अंत्यस्थ वर्ण कहेंगे। संयुक्त वर्ण क्या है? संयुक्त वर्ण ये हैं जो 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं, उन्हें संयुक्त वर्ण कहेंगे। इनकी संख्या 4 है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। इनकी संख्या 4 है। फिर से बता रहे हैं संयुक्त वर्ण क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में हम बोल रहे हैं संयुक्त व्यंजन क्या है? जिन वर्णों का निर्माण 2 वर्णों से मिलकर होता है, उन्हें संयुक्त वर्ण कहते हैं। द्विगुण व्यंजन क्या है? द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, एक ढ, ये क्या है? द्विगुण व्यंजन है। तो ये सारी चीज़ों को हमने आपको डिटेल में सामने रखा। एक और होता है वैदिक व्यंजन, जो वैदिक व्यंजन लुंठित रा को बोलते हैं, ये है वैदिक व्यंजन। प्रश्न पूछ लेगा वैदिक व्यंजन का उपयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ? तो ऋग्वेद में। सबसे पहले ऋग्वेद के अंदर किसका इस्तेमाल हुआ? वैदिक व्यंजन का। और प्रश्न पूछ लेगा कि वैदिक व्यंजन को आज भी किस भाषा में उपयोग में लिया जाता है? मराठी भाषा में। मराठी भाषा एक ऐसी भाषा है जहां पर वैदिक व्यंजन को आज भी उपयोग में लिया जाता है। वैदिक व्यंजन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लुंठित रा। वैदिक व्यंजन को एक वर्ण और आता है, वैदिक व्यंजन में एक वर्ण है लुंठित रा। इस लुंठित रा का आज भी हम लोग मराठी भाषा में इस्तेमाल करते हैं। और लुंठित रा क्या है? वेद में आज भी इसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले किस वेद में किया गया? वैदिक व्यंजन सबसे पहले ऋग्वेद में। हम आशा करते हैं यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब चलते हैं आगे। अब प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न हैं कि हिंदी भाषा में अंग्रेजी के कितने वर्ण हैं? 1, ये अ, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, आयल, डायल, मॉडल, काल। तो हिंदी, ये सब अंग्रेजी भाषा के वर्ण हैं, लेकिन इनका अगर हम लेखन करेंगे तो ये अंग्रेजी भाषा का वर्ण केवल 1 है, अ। प्रश्न से पूछ लेगा हिंदी भाषा में तुर्की भाषा के कितने वर्ण हैं? 2, ढ, 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 ये 2 हैं तुर्की भाषा के वर्ण। हिंदी भाषा में फारसी भाषा के कितने वर्ण हैं? 5, का, खा, एक मिनट, ये कामा से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, का, खा, गा, जा, फा, ये 5, का, खा, गा, जा, फा। प्रश्न पूछ लेगा कि तुर्की भाषा में नीचे जो बिंदु बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? नुक्ता। यहां तक आप सारी चीजें समझ रहे होंगे। प्रश्न ये, जैसे हम बताएं आपको जीना, तो ये कौन सा है? सिर्फ तुम्हारे लिए वाला। और ये जीना, इसका अर्थ है सीढ़ी। तो इन सब सारी बातों पे नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हमने स्वर वर्ण में सबसे पहले वर्ण उठाया और वर्ण को हमने डिटेल में बताया। अब इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा कि जो भाषा का विकास क्रम है, भाषा का जो विकास क्रम है, सबसे पहले ध्वनि, फिर अक्षर, फिर वर्ण, फिर वर्णमाला, फिर इसके बाद, या वर्णमाला न लिखिए, वर्ण, शब्द, फिर उसके बाद वाक्य। प्रश्न बहुत तरीके से पूछता है। भाषा का विकास क्रम ये है, लेकिन हिंदी भाषा का विकास क्रम प्रश्न दे देगा निम्न में भाषा का विकास क्रम है, ये ऑप्शन दे देगा। तो ये भाषा का विकास क्रम है, लेकिन प्रश्न ऐसे दे दे हिंदी भाषा का विकास क्रम है, तो ये गलत है। ये किसी भी भाषा का विकास क्रम हो सकता है। अगर हिंदी भाषा का विकास क्रम करें तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत बाद आया लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत,
लौकिक संस्कृत के बाद आया पाली, फिर इसके बाद प्राकृत, फिर इसके बाद अपभ्रंश, फिर इसके बाद अवहट्ट। तो भाषा का विकास क्रम ध्वनि, अक्षर, वर्ण, शब्द, वाक्य है। लेकिन जो हिंदी भाषा के विकास क्रम में सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट। तो मैं आशा करता हूँ कि हिंदी का पहला वीडियो आपके समझ में आया होगा, और आपको अगर समझ में आता है तो चीज़ों को लाइक करिए, शेयर करिए। और मैं आशा करता हूँ कि मैं धीरे धीरे करके हिंदी को पूरा इस कंप्लीट यूट्यूब पे पढ़ाने का प्रयास करूँगा। क्योंकि इसे पढ़ाना थोड़ा सा क्या है कि इसके लिए थंबनेल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, आप चीज़ों को एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाते चले जाइए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको निस्संदेह सारी चीज़ें समझ में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।